सो मैम, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, रिसर्च की है, मुझे एक चीज पता चली है कि आपने बहुत सारी चीजें की हुई है एंड आप हर एक चीज में सक्सेसफुल रहे हो। सो आपने एक लॉ की ग्रेजुएशन डिग्री ली है, आप एक टीचर रह चुके हो, यू हैव बीन एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन ऑल्सो। सो मैम, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मीन्स इतनी सारी चीजें की, हर एक चीज का इंस्पिरेशन क्या था? वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? वो बिगिनिंग पॉइंट क्या था आपका? मानो वैसे तो मैं बचपन से करियर ओरिएंटेड थी। मुझे अपना कुछ करना था। मेरे पिताजी एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे और उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा एथिकल थी। तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें ग्रेजुएट करा देता हूँ कॉमर्स, फिर तुम्हें जो करना है तुम शादी के बाद करना। तो मेरा डोमेन कॉमर्स है और मैंने शादी के पहले कॉमर्स किया था। ओके, सो आगे क्या मैम? मीन्स आप कैसे बढ़े, आपने क्या किया? मीन्स आफ्टर यू गॉट मैरिड, जैसे आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन किया आपकी शादी से पहले, तो शादी के बाद आप कैसे आगे बढ़े? शादी जो हुई मेरी, वो पत्रिका मैच करके हुई। सो इट वाज अरेंज मैरिज। आई गॉट मैरिड इन जॉइंट हिंदू फैमिली। बड़ी फैमिली थी। मुझे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, बुआ सास जिसको कहते हैं, वो सब थे। और माय हस्बैंड डॉक्टर राठी, ही इज अ डेंटल सर्जन। और उनको 3 भाई थे। तो ऐसे बड़े परिवार में मेरी शादी हुई। और इस परिवार में आने के बाद मुझे लगा ये लवली फैमिली है। एक्चुअली मैं करना चाह रही थी एमबीए या सीए आफ्टर बीकॉम। वो मेरा ड्रीम था। बट मैंने देखा कि 8 घंटा यदि मैं पढ़ाई के लिए बाहर चली जाऊं घर से और आने के बाद असाइनमेंट्स या आर्टिकलशिप ऐसा कुछ करूं, तो मैं परिवार के साथ नहीं रह पाऊंगी। तो मैंने फिर अपना खुद डिसीजन लिया। मुझे किसी ने कहा नहीं, ना प्रेशराइज किया कि तुम ये करो मत। मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एमकॉम करूंगी। तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑल्सो और मेरा करियर भी शुरू रहेगा, एजुकेशनल करियर। तो लाइक दैट आई डिड माई एक्सटर्नल एमकॉम। सो आपने एक्सटर्नल एम कॉम किया बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली। सो अराउंड दैट टाइम, मीन्स 70s 80s के आसपास, आपने आपका एक्सटर्नल एम कॉम किया एक जॉइंट फैमिली में रह के। दैट्स रियली इंस्पिरेशनल बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट अभी अभी आया है, अभी अभी वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। एंड उस टाइम पे आपने बीइंग अ वुमेन, बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, आपने इतना ग्रो किया। इट्स इनक्रेडिबल। दैट शोज कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। सो व्हाट नेक्स्ट, क्या था आगे अभी? फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया, फैमिली सपोर्टिव ही थी। बट अपनी खुद की एक विल पावर होती है कि मुझे ये करना है। और सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलता, यू हैव टू बी एफिशिएंट ऑल्सो। एफिशिएंसी जिसको हम कार्य क्षमता कहते हैं, वो भी लगती है। तो मुझे करने के लिए मैंने सुबह सबसे पहले 1 घंटा उठना और दोपहर को ना सोना, वो 1 घंटा बचाना। इस 2 घंटे अपने लिए और बाकी सब पूरे परिवार के लिए। इस प्रकार से मेरा एजुकेशन मैंने शुरू रखा। ओके, सो मैम आपका फर्स्ट जॉब क्या था करियर का? ये तो हमारी एजुकेशन की बात हो गई। आपका वो फर्स्ट जॉब क्या था दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर ग्रोथ इन योर करियर? मींस आपका करियर वहां से एज एरोप्लेन उड़ने लग गया। वो फर्स्ट करियर क्या था आपका? हाँ, देखो, मैंने एमकॉम करने के बाद लॉ ज्वाइन किया बिकॉज आई डिसाइडेड दैट मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ एमकॉम कर रही थी। उसने कहा मैं सीए करती हूँ, तू लॉ कर ले और हम लोग फॉर्म शुरू करेंगे। सो आई डिड माई लॉ ग्रेजुएशन एंड शी वॉज डूइंग हर सीए। बट कुछ और ही डेस्टिनी थी मेरी, या कहीं और मेरा एरोप्लेन उड़ना था। तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हार्ट अटैक से एंड माई मदर इन लॉ गॉट डिटेक्टेड विथ कैंसर। एंड देयर कि मुझे ऐसे लगा कि फुल टाइम फर्म एस्टेब्लिश करना और इतना बड़ा परिवार और बच्चे, ये नहीं पॉसिबल होगा। तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट अर्निंग और माई फर्स्ट जॉब, जो एक था कि मैं अपने बलबूते पे कुछ कमाऊं। तो मैंने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज एन हेड ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट एंड आई एंटर्ड फर्स्ट एजुकेशनल लाइन टीचिंग। ओके, सो आपकी फर्स्ट जॉब एज टीचिंग थी, तो ये कौन से कॉलेज में थी मैम? I worked with SNDT College for 5 years in the vocational department.
as a head of the department, and I was teaching different subject altogether because it was a first time vocational subject आया था, तो it was challenging job also, and I like to take challenges in life, so I selected that. सो मैम इट्स रियली इंस्पायरिंग कि उस टाइम पे बीइंग अ वुमेन आपने इतनी बड़ी पोजीशन मिली एज अ लेक्चरर, आप जा रहे थे एसएनडीटी कॉलेज में, एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल द वुमेन्स जो देख रही है ये पॉडकास्ट. एंड मैम फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री कैसे हुई? एक्चुअली देखा जाए तो माई जॉब वॉज वेरी कंफर्टेबल. यू नो, लेक्चररशिप में आपको दिवाली, क्रिसमस, समर वेकेशंस, मैटरनिटी लीव सब कुछ मिलता है, और परमानेंट जॉब में अच्छा पे भी मिलता है. बट यू नो, समथिंग डिफरेंट आई वांटेड टू डू. इट वाज ऑलरेडी, यू नो, ऐसे माइंड में था, एक ग्रोथ माइंडसेट जैसा होता है ना, वैसे मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ ना कुछ खुद का शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है. आई फेल्ट कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय ब्लड, एंड सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी. बिकॉज यू नो, सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होता, आपको अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में मिलनी चाहिए. सो माई नेबर आस्क्ड मी, मिस्टर चांसरकर, ही वॉज वर्किंग विद टेलको, टाटाज. ही वर्क विद लैक्मे, थॉमेक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के साथ वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे. बट ही वांटेड टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंसल्टेंशिप. सो ही अप्रोच्ड मी कि यू आर यंग, यू आर एंथुसियास्टिक, एंड you want to do something. And then I decided, yes, this is an opportunity. Let's enter. Actually, I had a zero knowledge of stock market or anything. Only my domain was commerce. That's all. And the field was totally different. You know, I was teaching youngsters, budding girls, you know, Right. and entering into the stock market. But I said somewhere we have to take decision, and I took that, and my family supported, my husband supported, and I came to stock market. सो मैम ये कौन से साल की बात है जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुए थे? See, 1980 to 85, I worked five years in education line. Then 85 August, I remember August, I resigned from my permanent job. I was the first lady to resign permanent job. And after that, I went to Mumbai with Mr. Chansakar. I stayed there, and I took training in Bombay stock market and came back to Pune and started our own company. It was a private limited company where we were directors. सो मैम आपने जैसे बोला कि आपने एक आपकी परमानेंट जॉब छोड़ी, एंड वो टाइम पे परमानेंट जॉब रहना वाज अ वेरी गुड थिंग. परमानेंट जॉब रहना मीन्स अपनी लाइफ मस्त है, सुकून में जी रहा है. तो वो टाइम पे क्या माइंडसेट था कि एक परमानेंट जॉब छोड़ना एंड कमिंग इनटू स्टॉक मार्केट, जहाँ पे कभी मार्केट ऊपर है, कभी मार्केट नीचे है. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट मार्केट, बिकॉज आपने जैसे बोला 85 के टाइम पे वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम मार्केट को समझे. मार्केट को चलाने के लिए इट वाज ऑल फिजिकल, नथिंग वाज ऑनलाइन. तो कैसी मींस क्या माइंडसेट था कि एक परमानेंट जॉब छोड़ के अपन स्टॉक मार्केट में जाए जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है? See, this is a journey from certainty to uncertainty. Certainty इसलिए थी कि मेरा जॉब परमानेंट था, इसीलिए भी थी कि मैं जॉइंट फैमिली में भी थी, इसीलिए भी थी कि मैं एजुकेशन लाइन में भी थी, और मैं मेरा पीएचडी का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी थी. तो मानो ऐसा समझो कि मैंने सोच लिया था कि आई कंटिन्यू इनटू द एजुकेशन लाइन. सो पीएचडी करते हैं तो आगे बढ़ के आप प्रिंसिपल वगैरह हो सकते हैं. बट एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जो एक मेरा ड्रीम था कि मैं अपना खुद का कुछ कर सकूं. फिर तब इतना सोचा नहीं कि अनसर्टनिटी है, ये है, एक फैसिनेशन रहता है लाइफ में, और यंग भी थी. सो एक स्टार्टअप, अब तुम्हारे भाषा में कहो तो अपना कुछ होगा, अपना वर्ल्ड क्रिएट होगा. यू नो, एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ाओ, उससे ऐसे लगा कि चलो लेट्स कम आउट ऑफ इट, एंड आई टुक डिसीजन, दैट्स ऑल. तो आपको सक्सेस मिली स्टॉक मार्केट में? बिकॉज आई थिंक वो टाइम पे वुमेन्स बहुत कम हुए होती होगी स्टॉक मार्केट में, बिकॉज हम सबने वो हर्षद मेहता वाला सीरीज देखा जो सोनी लिव पे आया था. वहां पे हम देखते थे सब अपना एक कोट पहन के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, 2 शेयर 3 शेयर लेने हैं. तो आपने भी वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की है? ऑफ कोर्स यस, इट वाज द सेम. यू नो, सौदा पैड था, इशारे करते थे, ऐसा करना यानी देना, ऐसा करना यानी लेना, ये सब हमने भी किया. और आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी, माना हमने तो हर्षद मेहता को देखा. सो मैम वो ऑरा कैसा था हर्षद मेहता का? ऑरा से ज्यादा उसका एक अट्रैक्शन था. ही वाज अ सेलिब्रिटी ऑफ स्टॉक मार्केट. आजकल आप लोगों को जैसे सेलिब्रिटी
के पास आप अट्रैक्ट होते हो. सो वी गॉट अट्रैक्टेड बिकॉज ही वॉज अ सेलिब्रिटी, ही वॉज मूविंग मार्केट में जितने अप्स एंड डाउन होते थे, जो भी शेयर बढ़ता था लेता था, हर्षद मेहता जो करता था वो होता था. तो वो तो सेलिब्रिटी था, उसका ऑरा तो अच्छा ही होना है, और उसको देखने का भी चांस मिला बॉम्बे स्टॉक मार्केट में, और उस टाइम पे हम लोग काम कर रहे थे. तो इट वाज इंटरेस्टिंग. एंड दूसरा यानी स्टॉक मार्केट में एक नाम मिल रहा था क्योंकि लेडीज बहुत कम थी. मैगजीन्स में कलर फोटो आ रहे थे कि फ्यू लेडीज. तो एक अट्रैक्शन था कि हर्षद मेहता सेलिब्रिटी, अपन भी सेलिब्रिटी बन सकते. तो वो भी एक तब का चरिश्मा कहते हैं ना, वो था उस वक्त. तो आपको फेम काफी मिली, जैसे आपने बोला मैगजीन में आपके पिक्चर्स आ रहे थे, एंड बीइंग अ वुमेन स्टॉक मार्केट में मैगजीन में फोटो आ रहा है, मीन्स श्योरली आपने कुछ तो अच्छा किया है, और फेम तो सबको अच्छा लगता है. बट जहाँ पे फेम होता है वहां पे डाउनफॉल भी आता है. ये एक रीत रही है कि अगर ऊपर जाना है तो नीचे तो आना ही है. तो वैसे ही जैसे हर्षद मेहता ऊपर गए थे, और जब हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया, स्टॉक मार्केट तो जूप करके नीचे आ गया था. तो उस टाइम पे आपके भी जो क्लाइंट्स होंगे या आपके भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो श्योर नीचे आए रहेंगे. तो वो टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था, आपके इमोशंस क्या थे कि इतना इन्वेस्टमेंट किया, सब नीचे आ गया. तो कैसे हैंडल किया आपने वो सिचुएशन, बिकॉज आप खुद वो टाइम पे मार्केट में हो. डिफिकल्ट बहुत सिचुएशन था, क्योंकि जैसा तुमने कहा वैसे करोड़पति कंगालपति उनसे पाला पड़ता था मार्केट में. इन्वेस्टमेंट तो की थी मैंने, अपनी मेंबरशिप भी ली थी, अपना चैम्बर बनाया था, अपना ऑफिस बनाया था, अलग अलग जिसको कहते हैं जैसे यूनिट ट्रस्ट है, HDFC है, PPF है, NAC है, सारे एजेंसीज ले लिए थे सो क्लाइंट को सब कुछ सुविधा दे सके. उस वक्त इतना म्यूचुअल फंड नहीं था. बट इस जमाने में जब हम ये अप एंड डाउन देखा हर्षद मेहता का, हमारे भी क्लाइंट ने सफर किया. और आपने इमोशंस की बात की थी, मेरे इमोशंस क्या थे. मेरे इमोशंस इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो थे ना, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, ज्यादा करके वो थे. 70-30 रेशो आप समझ सकते हो कि 30% एक्चुअल क्लाइंट्स और 70% क्लाइंट्स वेयर माय ओन. तो अपने लोग जब पैसा घलाते हैं ना, बुरा लगता है. मैं खुद कुछ बहुत स्पेकुलेशन करती थी, ऐसा नहीं है, बट मार्केट में जब अपने लोगों का लॉस होता है ना, तो ये इमोशन, और आपको तो पता ही है कि एक फेमिनाइन नेचर तो होता ही है. भले आप मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एंटर कर चुके, मेल के कंधे को कंधा लगा के हम काम कर रहे थे, तो ऐसे वक्त इमोशंस को ये बिजनेस में कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी. सो मैम, जैसे आपने स्पेकुलेशन की अभी बात की है, आजकल की अगर आप मार्केट देखें, जैसे सब ऐप के ऊपर आ चुका है, हम हर एक चीज का ट्रेंड देख सकते हैं. अगर आप टाटा की कंपनी ले लो या कोई भी, हमको चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम कैंडल बनाते हैं, एंड फिबोनाची स्ट्रेटेजीज आ चुकी है. वो टाइम पे तो मैम आपने जैसे बोला नोटपैड पे करते थे, तो वो टाइम पे क्या मार्केट सही में लोग रन करते थे कि शेयर ऊपर ले जाना है, इसको नीचे लेके जाना है? बिकॉज आज के टाइम पे इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गई है कि मार्केट के शेयर्स हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते. बट वो टाइम पे वाज इट इजी टू मैनिपुलेट द शेयर्स? इट वाज इजी टू मैनिपुलेट बाय इंडिविजुअल, क्योंकि कैसे था, कंपनी खुद भी मैनिपुलेट करती ही थी और इंडिविजुअल भी मैनिपुलेट करते, जैसे बुल्स एंड बेयर्स होते हैं. तो ये लोग तो मैनिपुलेट करते ही थे, हर्षद मेहता जैसे लोग भी मैनिपुलेट करते थे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट भी. बट जैसी अभी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक फिंगर टिप पे सब मिल जाता है, कंपनी का लेखा जोखा जिसको कहते हैं वो आपको मिल जाता है, आपको पता चल जाता है, एक बैलेंस शीट आप पढ़ लेते हो, पीछे का रिपोर्ट हाई लो, वैसा तब इमीडिएट कुछ नहीं होता था. तो मार्केट के साथ चलना पड़ता था. मार्केट में शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये बायर ले रहा है, वो बायर बेच रहा है. तो इस प्रकार से ही ये मार्केट चलती थी. और इसी मार्केट में कभी अपन शिकार बनते हैं तो कभी अपने को फायदा भी होता है, कभी अपने क्लाइंट्स अर्न करते तो कभी वो नहीं करते. तो इस प्रकार का मार्केट था वो.